देख रहा था जैसे चीर देगा। सबसे ज्यादा गुस्सा तो विक्रम को फना पर आ रहा था। उसकी मोटू बहुत क्लेवर है। ना नहीं ऋषु, ये मेरे। विक्रम के कान खड़े हो जाते हैं। फना ने जल्दी से कहा, ये मेरी गार्जियन है। ऋषु ने फना को देखते हुए कहा, ओह। विक्रम अपने दांत पीसने लगता है और उसकी नसें चटकाने की आवाज फना को भी सुनाई दे रही थी। और वो समझ जाती है कि आज तो विक्रम उसे नहीं छोड़ेगा, उसे जिंदा जला देगा। फना आगे कुछ बोलती, ऋषु से सवाल करती, उससे पहले ही विक्रम फना के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। विक्रम फना के एकदम नजदीक खड़ा हुआ था, जिससे फना अपना सर उठाकर उसे देख भी नहीं पा रही थी। वो इतना लंबा था उससे। विक्रम बिना कुछ बोले फना के हाथ को पकड़ते हुए लगभग उसे घसीटते हुए कार की तरफ ले जाने लग जाता है। आह! सर, मेरा हाथ टूट जाएगा। प्लीज धीरे चलिए। फना विक्रम के कदमों से नहीं मिला पा रही थी अपने कदम। ऋषु भी फना को देखते हुए उसके पीछे आने लग जाता है। तभी विक्रम का ड्राइवर उसे बोला, आप फिक्र मत करिए, उन्हें अस्पताल लेकर जाना था और ये इंजेक्शन लगवाने से मना कर रही है, इसलिए यहाँ पर टाइम पास कर रही है। फिक्र मत करिए, उनसे बेहतर ख्याल उस लड़की का कोई नहीं रख सकता, क्योंकि वो बॉस की गुड़िया है। ड्राइवर के ये बोलने पर ऋषु कंफ्यूज हो जाता है। वो और कोई सवाल करता उससे पहले ही ड्राइवर जाकर कार में बैठ जाता है। ड्राइवर ने आज ऋषु की जान बचा ली थी या फिर अभी कुछ और होना बाकी था। विक्रम फना को कार में फेंक देता है और उसके बाद कार तेजी से सड़क पर चलने लग जाती है। वो लोग अब पार्क नहीं जाते हैं, बल्कि कार के अंदर फना कांप रही थी। विक्रम गुस्से में अपनी बेबी डॉल के बाल पकड़कर लगभग उसे छोड़ देता है और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए खींचकर उसे थप्पड़ मार देता है। फना रोना शुरू कर देती है तो विक्रम उसे जोर से डांटता है, अगर एक बूंद आंसू तुम्हारी आंखों से निकला तो उतने ही थप्पड़ तुम्हारे गाल पर पड़ेंगे। विक्रम की वार्निंग पर फना सहम सी जाती है। विक्रम गुस्से से फना के जबड़े को दबाते हुए बोला, तुम तो बहुत चालाक हो। तुम्हें पता है कि कहाँ पर क्या बोलना होता है। मैं तो समझ रहा था कि तुम बहुत भोली हो। हम तो कौन था ये लड़का जिसके गले लगकर तुम चिपक कर रो रही थी? इतने दुख देता हूं मैं तुम्हें। विक्रम लगभग फना का जबड़ा तोड़ने वाला था। फना तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। विक्रम ने उसे ऐसे दबा रखा था। ड्राइवर भी डर से कांप रहा था और उसके हाथ भी सुन्न हो गए थे। फना की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। विक्रम गुस्से से फना का चेहरा ऊपर करते हुए बोला, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों से चिपक कर बातें करने का। तुम तो बातों को घुमाती भी हो। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेबी डॉल भोली है, लेकिन तुम तो बहुत चालाक हो। अपने शब्दों को चुनकर लोगों के सामने रखती हो ताकि तुम्हारी इमेज को कोई फर्क न पड़े। कौन हूं मैं तुम्हारा? फना डरते हुए बोली, सॉरी सर। तभी विक्रम खींचकर एक बार और थप्पड़ मार देता है, जिससे फना का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है। विक्रम लगभग फना की गर्दन दबाता है, जिससे फना हांफने लग जाती है। मैंने सर वो इसलिए बोला था ताकि आप पर उंगलियां ना उठे और कोई हमारे रिश्ते को जज ना करे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था न कि मैं, आप और अपने रिश्ते के बारे में किसी को भी ना बताऊं। फना कांपते हुए बोली। फना के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और इतनी तेज दर्द होने लग जाता है कि वो तड़पने लगती है। विक्रम ने गुस्से से हंसते हुए कहा, तुम्हारी औकात से ज्यादा ही तुम्हें दे दिया है। इस वजह से भूल गई हो कि कौन हो तुम। मेरे पैरों की धूल भी नहीं हो। मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम वो लड़की हो जो मेरे बिस्तर को गर्म करती हो। अपनी औकात में रहो, ये अच्छा रहेगा। विक्रम की आंखों के सामने वो नजारा घूम रहा था कि कैसे फना उस लड़के की गर्दन पर किस कर रही थी, किस तरीके से वो उस लड़के से लिपट कर रो रही थी। विक्रम वो एक्सप्रेशन कभी नहीं भूल सकता। उसका खून खौल रहा था और उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। गुस्से की वजह से चटक रही थी। विक्रम फना के हाथ को पकड़कर मोड़ देता है, जिसे फना दर्द से चिल्लाती है। विक्रम को याद आ जाता है कि कैसे वो लड़का उसकी बेबी डॉल को टच कर रहा था। वो फना की उंगलियों को पकड़कर लगभग जोर से दबाता है, जिससे फना चिखना शुरू कर देती है। सर, प्लीज माफ कर दीजिए। आह मम्मा,
थोड़ी ही देर में कार रुक जाती है। ड्राइवर तो पसीना पसीना हो गया था। वही विक्रम फना को घसीटते हुए कार से बाहर निकालता है और उसे ले जाकर कमरे के अंदर फेंक कर दरवाजा बंद कर देता है। फना विक्रम को देखते हुए जोर जोर से रोने लग जाती है। विक्रम अपनी बेल्ट निकलता है। फना ना में सिर हिलाने लगी। सर, प्लीज मत मारिए, बहुत दुखता है, गलती हो गई, किसी के पास नहीं जाऊंगी। विक्रम फना के पास आता है और उसका चेहरा पकड़कर ऊपर करते हुए देखा। फना सिसकते हुए रो रही थी। विक्रम चिल्लाते हुए बोला, कौन हूं मैं तुम्हारा? ये बदन किसका है? इस पर हक किसका है? ओनर हो आप मेरे। ये बदन आपका है और आपका ही हक है मुझ पर। विक्रम जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी वो हंसी बता रही थी कि वो इस वक्त एक राक्षस लग रहा था। वो फना को जमीन पर झटकता है और उसके बाद दरवाजा जोर से बंद कर चला जाता है। फना वहीं पर चुपचाप सिकुड़ कर बैठ जाती है। फना को रोते हुए घंटे हो जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता है। उसे कमरे की लाइट भी ऑन नहीं हुई। वो डर से नीचे चुपचाप वैसे ही बैठी हुई थी। आज 2 दिन हो गए थे, लेकिन विक्रम रिजॉर्ट नहीं आया था मुड़कर। पूरे रिसोर्ट के अंदर सन्नाटा फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी नहीं है वहां। रात के 10 बज रहे थे और आज तीसरे दिन विक्रम घर आया। विक्रम अपनी कार से बाहर आता है। विक्रम सीधा रिसोर्ट के अंदर जाता है और उसके बाद वो कमरे का दरवाजा ओपन करता है। विक्रम जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर से उसे अजीब से स्मेल आती है और पूरे कमरे में अंधेरा था। विक्रम लाइट ऑन करता है और वो बेड पर देखता है। फना बेड पर कंबल के नीचे थी। विक्रम की नजर अचानक से बेडशीट पर जाती है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, क्योंकि खून ही खून था। विक्रम जल्दी से कंबल को उठाकर दूर फेंक कर देखता है तो फना की पूरी लोअर बॉडी के नीचे खून ही खून था। चारों तरफ पूरा बेडशीट उससे रंग गया था। विक्रम के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, मानो उसके शरीर से जान निकल जाती है। विक्रम जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें भर जाती हैं। आज पहली बार विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसका दिमाग ब्लैक हो गया था और हाथ पैर उसके कांप रहे थे। उसका गला सूखने लगा था और आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। उसने अपनी बेबी डॉल को खो दिया। उसकी मोटू अब नहीं रही। विक्रम की आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ जाते हैं। करीबन 10 मिनट तक विक्रम अपनी जगह पर वैसे ही बैठा रहता है। तभी उसके कानों में एक मरी सी आवाज जाती है। सर, क्या आप आ गए? वो आवाज बेहद धीमी थी, जैसे कि किसी को सुनाई ना दे। लेकिन विक्रम के कान खड़े हो जाते हैं। विक्रम झटके से फना पर झुक जाता है। मेरा मोटू! फिर वो जल्दी से अपनी बेबी डॉल के पास आता है। विक्रम की उंगलियां फना को छूते हुए कांप रही थीं। क्या उसने गलत सुना? अभी उसकी मोटू ने उसे आवाज दी। विक्रम का गला सूख रहा था और वो पूरा पसीना पसीना हो गया था। सर, विक्रम की नजर फना के हिलते होठों पर गई। वो उसे टच करता है। विक्रम अपनी बेबी डॉल को बाहों में भर लेता है और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो डर से कांप रहा था। वो बुखार से तप रही थी। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया था। विक्रम को तो लगा था कि उसके किसी राइवल ने उसकी बेबी डॉल को मार दिया। जब उसने बेड पर इतना सारा ब्लड देखा, विक्रम उसे छूता है, तब भी वो होश में नहीं आती है। विक्रम उसे बिना सोचे उठा लेता है। उसे उठाते हुए बोला, बेबी डॉल, मेरा मोटू। विक्रम उसे लेकर कमरे से बाहर जाने लगता है। वो उसे जल्दी से लेकर कार में बैठ जाता है। ड्राइवर भी फना की हालत देखकर हैरान हो जाता है। उसने कार सेकंड में स्टार्ट की और फिर वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। फना को जब विक्रम की खुशबू आती है, तब वो हिम्मत कर अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है। सर, बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, फना अपनी दर्द भरी आवाज में बोली। विक्रम उसे अपने सीने से लगा लेता है। वो परवाह नहीं करता कि फना अभी किसी हालत में है। मेरा मोटू बच्चा, बस हम पहुंचा गए, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत दुख रहा है, फना रोते हुए बोली। फना के हाथ पैर ढीला पड़ जाते हैं, जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो और विक्रम की सांस ही अटक जाती है। मोटू! विक्रम फना को आवाज देता है। हॉस्पिटल! विक्रम अपनी आंखों पर हाथ रखकर बैठा हुआ था।
उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर की वो रेड लाइट विक्रम के दिल की धड़कनों के साथ ही चल रही थी। विक्रम के आदमी वहां पर पहुंच चुके थे। अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर उन्हें हैरानी हो रहे थे कि सिर्फ एक मामूली सी मिस्ट्रेस के लिए उनका बॉस इतना पागल क्यों हो रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि विक्रम इस लड़की को चाहता है। विक्रम की ये दीवानगी चारों तरफ उसके ऑर्गेनाइजेशन में फैल गई थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर वो लड़की है कौन जो उनके बॉस के दिल पर राज कर रही है। वो उनके साथ क्यों है और आखिर उनका बॉस क्यों उस लड़की को अपने बच्चों की तरह रखता है। रिश्ता क्या है दोनों का। और जब उन्हें पता चलता है कि वो मिस्ट्रेस है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मिस्ट्रेस की आखिर कौन इतनी परवाह करता है। विक्रम का ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा था। सिर्फ चंद लोगों को ही फना के बारे में पता था या उन्होंने देखा था। विक्रम अपने लोगों को फना से दूर रखता था। लेकिन विक्रम के कुछ खास आदमी ही फना को देख सके थे और वो जितना हो सकता था इस लड़की से दूर रहते थे ताकि उनके बॉस का गुस्सा उसे पर ना फूट पड़े। विक्रम के पास एक नर्स आती है फॉर्म लेकर। वो बहुत डर रही थी क्योंकि विक्रम की पावरफुल पर्सनैलिटी देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर उसे ये काम जबरदस्ती न सौंपा जाता तो वो कभी नहीं आती। वो डरते हुए विक्रम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी विक्रम का आदमी उसके सामने आ जाता है और उसे फॉर्म लेते हुए बोला, निकलो यहाँ से। वो नर्स हाँ में सिर हिलाती है और डरते हुए वहां से भाग जाती है। गोनी विक्रम को फॉर्म दिखाते हुए बोला, बॉस, इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए और डिटेल्स फिल कर दे। विक्रम उस फॉर्म को गुस्से से देखता है। उसी वक्त गोनी बोला, इसके बिना उनकी कोई पहचान नहीं होगी। यहाँ पर उसने जिक्र किया था फना का, जिसे विक्रम भी समझ जाता है और वो फॉर्म में इंफॉर्मेशन फील कर देता है और और सिग्नेचर कर गोनी को दे देता है। गोनी उस फॉर्म को देखता है और उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है क्योंकि फैमिली रिलेशन में विक्रम ने फना को। वो अपने बॉस की हालत देखकर समझ सकता था कि आखिर क्यों वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्यों उनकी हालत इतनी खराब होती जा रही है। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके हैं। सारा काम धंधा छोड़कर विक्रम यहाँ पर बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो लड़की है वो बहुत जरूरी है उनके लिए। विक्रम ने ऑपरेशन के लिए जिस पर टिक किया था ये देखकर गोनी बस उस फॉर्म को लेकर वहां से चला जाता है। कई घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन होता है तो विक्रम की धड़कनें भी थम सी जाती हैं। डॉक्टर निकलकर बाहर आती है और फिर वो बोलती है, पेशेंट का फैमिली मेंबर कौन है। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होता है और उसे डॉक्टर को देखते हुए बोला, कैसी है वो। डॉ विक्रम भारद्वाज को देखते ही पहचान जाती है और वो बिना कोई वक्त गंवाए उसे जवाब देते हुए बोली, शी हैज हैड अ मिसकैरेज। व्हाट? विक्रम चौंकते हुए बोला, जैसे उसे शौक लगा हो ये सुनकर। या मिस्टर भारद्वाज, आपने सही सुना। उनका मिसकैरेज हो चुका है और वो ट्विन्स थे और हम कुछ नहीं कर सके। वो आउट ऑफ डेंजर है, आप उनसे मिल सकते हैं। वो फिजिकल बहुत वीक है, मेंटली भी। ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अभी विक्रम इस शॉक से उभर नहीं पाया था कि उसे दूसरा शॉक भी मिल जाता है कि फना प्रेग्नेंट थी और वो भी ट्विन्स से। उसकी मोटू बेबी डॉल प्रेग्नेंट थी और इस बारे में विक्रम को कोई खबर नहीं। विक्रम ने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। विक्रम बिना सोचे समझे वार्ड के अंदर घुस जाता है। विक्रम की आंखें भरी हुई थी और वो बहुत इमोशनल था। विक्रम अपनी बेबी डॉल को देखता है जो इस वक्त बेहोश थी। विक्रम उसके पास आता है और उसके सफेद पड़ चुके चेहरे को देखता है। विक्रम फना के पेट को देखता है। फना का मिसकैरेज कैसे हो सकता है? वो प्रेग्नेंट थी और विक्रम को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। क्या बेबी डॉल जानती थी इस बारे में? फना ने उससे ये बात क्यों छुपाई होगी? विक्रम वहीं पर बैठ जाता है और अपनी बेबी डॉल का हाथ कसकर पकड़ लेता है और झुककर उसके फोरहेड पर किस कर देता है। फना को अभी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था।
उसकी मोटू तो अभी कितनी छोटी है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? लेकिन विक्रम को फना के मिसकैरेज उतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितना उसे फना की हालत देखकर हुई थी। उसे तो लगा था कि उसने अपनी बेबी डॉल को खो दिया। उसकी बेबी डॉल है तो सब कुछ है। आज तो उसे ऐसा लगा था जैसे बस सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कुछ भी नहीं बचा उसके हाथ में। विक्रम ने अब 3 दिन पहले ही अपनी बेबी डॉल पर हाथ उठाया था और गुस्से में वो रिजॉर्ट भी वापस इसीलिए ही नहीं आया था क्योंकि उसे फना से बात नहीं करनी थी। वो उसे सबक सिखाना चाहता था कि वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन जब उसने बेड पर फना को ऐसे देखा तो मानो कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया था और विक्रम की सांस ही रुक गई थी। आज जब उसकी बेबी डॉल की सांसें चल रही है, तो विक्रम की भी सांस उसके साथ ही चल रही है। ये डरावने सपने जैसा था, जिसमें विक्रम अपाहिज हो गया था और वो अपनी मोटू बेबी डॉल को नहीं बचा सकता। उसे लगता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा नहीं है। विक्रम फना के हाथों को चूम लेता है। मोटू, तुमने तो आज डरा दिया था। इसी वजह से फना के पेट में इतना दर्द हो रहा था और वो तड़प रही थी। फना का वो चेहरा विक्रम नहीं भूल सकता। विक्रम अपना फोन निकालता है और उसे पर कुछ सर्च करने लगता है। पूरा एक दिन बीत चुका था, लेकिन फना को होश नहीं आया था। विक्रम का आदमी उसके लिए कपड़े लेकर आया था, चेंज करने के लिए। लेकिन विक्रम तो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। फना को एक वीआईपी रूम में तो शिफ्ट कर दिया गया था और विक्रम का सोफा भी वहीं पर लगा दिया गया था। विक्रम बिल्कुल अपनी बेबी डॉल के सामने बैठा हुआ था और उसके हाथों को पकड़कर उसे देख रहा था। फना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सबको धुंधला सा हो गया था। फना अपना हाथ बढ़ाकर अपना ऑक्सीजन मास्क हटाती है। फिर वो धीरे से सांस लेती है। विक्रम, जो फना के हाथ को पकड़कर ही सो गया था, वो फना की हलचल से अपनी आंखें खोल देता है। विक्रम फना के चेहरे को देखता है। फना टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। मोटू, तुम्हें होश आ गया। विक्रम थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। फना अपने होंठ को खोलते हुए कुछ बोलना चाहती है, लेकिन विक्रम उसे रोक देता है। कुछ भी मत बोलो, अपनी एनर्जी सेव करके रखो। विक्रम फना के बेड पर बैठ जाता है और धीरे से उसे अपनी सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों में जो सुकून था, उसे कोई भी महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ विक्रम के अलावा। फना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्रम अपनी आंखों से फना की आंखों में देखता है और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, रो क्यों रही हो तुम, मोटू? विक्रम फना के गाल को सहलाते हुए बोला, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक है। जिंदा हो तुम, मोटू। आप मुझे शश, कुछ मत कहो। फना अपनी आंखें बंद कर लेती है। 3 दिन बाद फना को डिस्चार्ज मिल जाता है और विक्रम उसे लेकर वापस रिजॉर्ट आ जाता है। उसी वक्त कमरे के बाहर से मायशा बोली, विक्रम, क्या तुम अंदर हो? वो रूम का डोर ओपन करती है और अंदर इंटर होती है तो वो देखती है कि बेड पर विक्रम लेटा है। वो अपने होंठ पर भींच लेती है। विक्रम ने लूज टी शर्ट पहनी हुई थी और फना उस शर्ट के अंदर थी और विक्रम की गर्दन में मुंह छुपाकर लेटी हुई थी। फना की धीमी धीमी सांस विक्रम को महसूस हो रही थी। दोनों के ऊपर ब्लैंकेट नहीं था, जिससे साफ दिखाई दे रहा था कि फना ने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। शायद विक्रम की लूज साइज की शर्ट के अंदर वो दोनों एक दूसरे के बीच की सारी दुनिया खत्म कर चुके थे। विक्रम का एक हाथ फना के पजामी के अंदर था और दूसरा फना की पीठ पर, या यूं कहे कि अपनी शर्ट के ऊपर। फना की कमर को और उसके हल्के से नजर आ रहे उभारों को देखते हुए उसे जरा भी अंदाजा लगाने में देरी नहीं होती कि विक्रम के लिए इसकी अहमियत क्या है। वरना विक्रम को कोई छू भी नहीं सकता उसकी परमिशन के बिना। कितना बदल गया ये आदमी, या फिर विक्रम की ये साइड सिर्फ इस लड़की के लिए है। विक्रम धीरे से अपनी आंखें खोलता है। विक्रम गुस्से से मायशा को देखता है तो मायशा उसे फूलों का गुलदस्ता दिखाते हुए बोली, क्या ये सो रही है? मैं इसे विश करने आई थी। विक्रम ने मायशा को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन फना तो मायशा की आवाज सुन लेती है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो विक्रम की टी शर्ट से अपना पूरा सिर निकालते हुए टुकुर टुकुर मायशा को देखने लगती है।
मायशा फना को फूलों का गुलदस्ता दिखाते हुए बोली, ये तुम्हारी जल्दी रिकवरी के लिए, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी ठीक होने की दुआ कर रही है। मायशा मुस्कुराते हुए बोलती है। फना की मिसकैरेज के बारे में उसे छोड़कर सबको पता था। मायशा मुस्कुराते हुए उस बुके को फना को दिखाते हुए बोली, तुम उसे बाद में देख लेना। फना स्माइल करती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। विक्रम, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना था। तुम 4 दिन से ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहे, किसी के कांटेक्ट में भी नहीं हो, और एक बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज समझ रहे हो ना तुम? मायशा विक्रम से बोली। विक्रम अपनी बेबी डॉल के भोले भाले से चेहरे को देखता है और फिर उसके कानों में हेडफोन लगा देता है। तुम म्यूजिक सुनो और सो जाओ। फना वापस से अपना आंखें बंद करती हुए विक्रम को हक कर लेती है। विक्रम और मायशा जो बातें कर रहे थे उन्हें नहीं सुन सकती, लेकिन फना के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो किसी को नहीं पता। आखिर सब क्यों उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो रहे हैं? उसे तो सिर्फ पीरियड्स आए नहीं थे ना, इस वजह से दर्द हो रहा था। फना ने ध्यान ही नहीं दिया था। उसके पीरियड्स लगभग 3 महीने होने वाले थे, नहीं आए थे, और उसे अपने पीरियड्स की डेट भी नहीं याद थी। इतना कुछ हो गया था उसकी लाइफ में कि वो भूल ही गई थी। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, और तो और ये सर को सीधा उनके नाम से बुलाती है। मायशा देखती है कि कमरे के अंदर टेडी बेयर, चॉकलेट के बॉक्स, लिपस्टिक का ट्रे और न जाने लड़कियों की कितनी ही चीज रखी हुई है। इतने सारे टेडी बेयर कमरे में देखकर मायशा को तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी बच्चे का कमरा हो। लड़कियों को टेडी बियर पसंद होते हैं, लेकिन विक्रम को तो बिल्कुल नहीं पसंद। ये सब चीज तो क्या, उसे तो लड़कियां ही नहीं पसंद, नफरत करता है वो उनसे। उसे तो यही हैरानी थी कि ये लड़की इतनी लंबे समय तक विक्रम के पास टिकी कैसी हुई है, और शायद ये पहली भी है या आखिरी भी। विक्रम इन सब फालतू की चीजों को बर्दाश्त कर रहा है, इसका मतलब है कि ये लड़की, उसे बहुत जलन हो रही थी। आखिर वो क्यों विक्रम के इतने करीब नहीं पहुंच पाई इतने सालों में? वो बड़ा सा पांडा बेड पर रखा हुआ था, जिसे देख देख कर उसे बहुत जलन हो रही थी फना से। किसी भी लड़की को जलन होगी। इतना तो कोई तभी कर सकता है जब वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता हो, या खुशी के लिए अपनी पसंदीदा औरत की। फना सो जाती है थक कर। हालांकि वो इन दिनों कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ अपनी सेवा करवा रही थी। फना की नींद दोबारा खुलती है। विक्रम अपनी मोटू को देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। हो गई तुम्हारी नींद पूरी? वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है। विक्रम ने अपनी टी शर्ट निकाल दी थी जब उसकी बेबी सो रही थी। उसकी मोटू ने उसकी शर्ट पहन रखी थी। विक्रम ने उसे कंबल से ढक दिया था। डॉक्टर ने फना को रेस्ट के लिए कहा था, इसलिए विक्रम ने उसे बेड से उठने भी नहीं दिया था। फना की डाइट का टाइम हो गया था और उसे अभी अनार का जूस पीना था, जिसे देखते ही फना का मुंह बन जाता है। वो दूसरी तरफ करवट लेकर बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है सर। विक्रम गुस्से से बोला, मोटू, सुनाई नहीं देता, चुपचाप उठो और इसे पियो, तुम्हारे नखरे नहीं चलेंगे। विक्रम की डांट सुनकर फना उठकर बैठ जाती है और फिर वो उस जूस के गिलास को अपने मुंह से लगाते हुए अजीब अजीब से एक्सप्रेशन देने लगती है, जिन्हें देखकर विक्रम बस स्माइल करता है। तभी फना के पेट में अचानक कुछ होने लग जाता है और वो बेड से खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाकर चेंज करने लगती है। सर, क्या आप मुझे अंडरगारमेंट दोगे और सैनिटरी पैड्स? ओके मोटू। विक्रम अलमारी खोलता है और उसके अंदर से वो सैनिटरी पैड और अपनी बेबी डॉल की जरूरत की चीज निकल कर उसे दे देता है। फना अंदर चेंज करते हुए सोचने लग जाती है, क्योंकि उसे पता चला था कि विक्रम को पीरियड्स के बारे में नहीं पता था कि ये क्या होते हैं। कोई आदमी कैसे इन चीजों के बारे में नहीं जान सकता? क्या सच में ये किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे? क्योंकि विक्रम की हरकतों से फना को पता चल चुका था इन 3 दिनों में कि विक्रम को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उसने इंटरनेट से सर्च किया था इस चीज के लिए, और जब सैनिटरी पैड्स की बात आई तो विक्रम न जाने कौन कौन से ब्रांडिंग उठाकर ले आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो न जाने कितने ही मंगवा लेता है,
जो कि सालों सालों अब खत्म नहीं होने वाले हैं। विक्रम हर तरीके के ब्रांड के ले आया था ताकि फना कंफर्टेबल रहे। विक्रम उसे टाइम टाइम पर अदरक और गुड़ वाला पानी भी दे रहा था और डॉक्टर की मेडिसिन भी। वो उसे जूस भी देता था और ओनाइली फूड टच भी नहीं करने देता है और घास फूस खाने को देता है, जिससे फना अब पक गई थी। फना थोड़ी सी क्यूरोस थी कि आखिर विक्रम की जिंदगी में कोई लड़की क्यों नहीं आई। उसके पास एक दोस्त भी है, मायशा। हालांकि वो उसके दोस्त की बहन है। क्या मायशा ने भी कभी विक्रम को इस बारे में नहीं बताया, या फिर वो सच में लड़कियों से बहुत नफरत करता है जो उनके करीब नहीं जाता? ऐसा तो तभी होता है जब एक आदमी आदमियों के बीच में ही रहकर बड़ा हुआ हो और उसे कोई नॉलेज नहीं होती इन चीजों के बारे में। क्या विक्रम का कोई दोस्त भी नहीं है जो इस बारे में उसे बताए? विक्रम के दोस्त तो होंगे ही जो रिलेशनशिप में होंगे और इन चीजों के बारे में उसे बताते होंगे। लेकिन विक्रम की हरकतें देखकर लगता है कि उसका कोई दोस्त भी नहीं है। शायद विक्रम एक राजा की तरह ही जिया है। इस वजह से उसने अपने दोस्तों को भी खुद के इतने नजदीक आने ही नहीं दिया है। उसे समझ नहीं आता है कि फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। उसे सिर्फ गुस्सा करना ही आता है। विक्रम का गुस्सा कभी उसका प्यार भी लगता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो नफरत ही करता हो। विक्रम को एक दोस्त की जरूरत है। फना को ये साफ दिखाई दे रहा था, पर वो कभी किसी को इतने करीब आने क्यों नहीं देता? क्यों उसे अकेले चलना इतना पसंद है? एक राजा को भी प्रजा की जरूरत होती है, जो कि विक्रम के पास है। पर वो अंदर से तो अकेला है ना? कभी कभी फना को ये दिखाई देता है कि विक्रम अंदर से वाकई में बहुत अकेला है। बिजनेस के मामले में वो टॉप पर होगा और न जाने कौन से काम भी करता है वो, जिसका अंदाजा कहीं ना कहीं फना को है, क्योंकि विक्रम से लोग यूं ही नहीं डरते हैं। पावर हमें अकेला कर देती है। सिर्फ मूवीज में ही देखा था, लेकिन रियलिटी में भी। अब वो देख रही है कि पावर कितनी खतरनाक चीज होती है। वो इंसान को खोखला और अकेला कर देती है। उसके पास रिश्ते नहीं बचते हैं। वो किसी एक पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता और हर वक्त बस घूमता रहता है। विक्रम भी ऐसा ही बन चुका था। शायद इसी वजह से फना उससे दूर नहीं जा पाती, क्योंकि वो भी तो अकेली है। उसे विक्रम की बहुत जरूरत है, क्योंकि सिर्फ वही आदमी है जो उसे सिर्फ सेव रखता है। फना अपने कपड़े चेंज कर बाहर आती है। विक्रम उसका ही वेट कर रहा था। इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? विक्रम ने जैसे ही अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा, फना उसे धीरे से जवाब देती है, मैं बस सोच रही थी। क्या सोच रही थी तुम? मोटू, ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना। मैं बहुत चालाक हो चुकी हूँ सर, बस इसी बारे में सोच रही थी। फना बोलते हुए बेड पर बैठ जाती है। फना के शब्दों को सुनकर विक्रम हैरान हो जाता है। उसके बाद वो फना को अपनी आंखें छोटी कर बोला, अब क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, डॉक्टर ने मना किया है। उसके बावजूद भी तुम वही काम करती हो जो तुम्हें नहीं करने के लिए कहा जाए। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? उसके बाद बोलती हो कि तुम्हें मार पड़ी है। मार खाने वाले काम है तुम्हारे। विक्रम के गुस्से से फना शांत हो जाती है। फिर वो अपनी नॉर्मल टोन में बोलती है, सर, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत चालाक हो चुकी हूँ और मुझे चीज समझ आने लगी है। मैं जिस एंगल से आपको देख रही थी, शायद वो एंगल ही गलत है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू मोटू? आखिर कौन सा एंगल की बात कर रही हो तुम? किस एंगल से मुझे देख रही थी? वैंटीवर, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ और मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ। विक्रम फना के पास आता है और उसे उठा लेता है। फिर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो और रेस्ट करना है तो सो जाओ। आराम करना है तुम्हें। सर, मुझे सिर्फ पीरियड्स आए हैं। आप लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, जैसे मुझे कुछ हो गया है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। फना धीरे से बुदबुदाते हुए बोलती है, बेबी डॉल, मोटू, उस दिन तुम्हें कितना दर्द हो रहा था ना? फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका रोना निकलने लगता है। उसका चेहरा जब लाल होता है तो विक्रम बोला, क्या हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? उस दिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था सर। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। वो इतना ज्यादा भयानक दर्द था, ऐसा लगा जैसे बॉडी से कुछ कट रहा हो। मैं उठ भी नहीं पा रही थी।
आप मुझे वैसे ही छोड़कर चले गए और मैं बेड पर लेटी तो बहुत दर्द हो रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने सिर्फ एक मेडिसिन खाई थी और उसके बाद से इतना ज्यादा शुरू हो गया कि मुझे कुछ भी उसके बाद याद नहीं है। मैं आपका ही वेट कर रही थी कि आप कब आओगे। मुझे ऐसा लगा कि काश मैं मर ही जाती तो अच्छा होता। उस दर्द से इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरी पूरी बॉडी मेरे ही कंट्रोल में नहीं थी। कोई भी नहीं था मेरे पास। मुझे लगा कि मैं मर चुकी हूँ या इसी बेड पर ही सड़कर मर जाऊंगी। फना बहुत ही इमोशनल और अपनी रुंधी हुई आवाज में बोलती है। विक्रम फना के शब्दों को सुनता है तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। वो तो फना को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फना के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तुमने कौन सी मेडिसिन खा ली थी बेबी डॉल? विक्रम बहुत ही प्यार से फनस से पूछता है। सर, मैंने तो पेन किलर खाई थी और उसके बाद से ही शुरू हो गया था। और जब मुझे होश आता है तो मुझे पता चलता है कि मैं उस बेड पर 3 दिन से थी। मेरी जान नहीं निकली थी बस। फना की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर विक्रम को रिग्रेट होता है। वो अपने मोटू के माथे को चूम लेता है। विक्रम फना के आंसुओं को साफ करता है और बोला, चलो हम बाहर चलते हैं। सर, मुझे हुआ क्या है? आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? फना बहुत ही मासूमियत से ये सवाल करती है। बेबी डॉल, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा था ना, तुमने कहा। हम, मुझे मरने जैसा दर्द हुआ। इससे बेहतर तो मौत होती है। श मोटू, कैसी कैसी बातें करती हो तुम? ये तुम्हारा दिमाग चल रहा है। तुम चालाक हो गई हो। कोई जरूरत नहीं ऐसी चालाकी करने की। विक्रम फना को लेकर समुद्र के पास आ जाता है। फना समुद्र को देखते हुए अपनी बाहें फैलाती है। इस वक्त फना व्हील चेयर पर थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वो कोई अपाहिज नहीं हो गई है। उसे ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है? फना गुस्से से बोली, सर, ऐसे करना बंद करिए मेरे साथ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कोई अपाहिज थोड़ी हो गई हूँ जो आप मुझे इस पर लेकर आए हैं। इससे अच्छा तो आप मुझे अपनी गोद में उठा लीजिए। फना के गुस्से को देखकर विक्रम उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर बोला, ये तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है ना? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था। बेबी डॉल, मोटू, तुम एक बार में क्यों नहीं समझती हो? मुझे बार बार बोलने पर क्यों मजबूर करती हो? विक्रम फना को डांट देता है। फना की आंखों से एक बार फिर से आंसू टपकने लग जाते हैं, जिससे विक्रम उसे बस देखकर अपना सिर ना में दिला देता है। फना अभी रो ही रही थी कि विक्रम का ड्राइवर उसके पास आ जाता है और अपने बॉस को देखते हुए उन्हें ग्रीट करता है। विक्रम अपने ड्राइवर को अपनी शून्य नजरों से देख रहा था। ड्राइवर ने फना के सामने गुलदस्ता करते हुए कहा, मैम, आप जल्दी ठीक हो जाइए। मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ। जिससे फना दंग रह जाती है, क्योंकि ये ड्राइवर तो कभी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था और ये उसके लिए प्रे कर रहा है कि वो ठीक हो जाए। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फना को भी एम्ब्रेस फील होने लग जाता है। वो विक्रम की गर्दन में अपना मुंह छुपा लेती है। वो किसी का सामना नहीं करती है। विक्रम अपने ड्राइवर को गुस्से से देखता है तो ड्राइवर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। मोटू, तुम इतना अवॉकवर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? विक्रम फना से सवाल पूछता है। सर, मुझे कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। फना धीरे से बोलती है और फिर वो समंदर को देखने लगती है। उसकी गहराई को नापने की कोशिश करते हुए वो अपनी आंखों से बस मुस्कुरा देती है। फना को बस इस चीज का ध्यान रखना था कि बस विक्रम को गुस्सा न आए, वरना गुस्से में ये आदमी पूरा बदल जाता है और उसे मारता भी है और तुरंत उसे उसकी औकात पर ले आता है, जो कि फना नहीं निकाल पाती अपने दिमाग से। उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, ट्रॉमा की तरह। विक्रम अपनी बेबी डॉल के चेहरे को हाथ बढ़ाकर टच करने ही वाला था कि फना डर से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। सर, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मारिए मत। अचानक से ही डर की वजह से फना की आह निकल जाती है। फना के मुंह से ये सुनकर विक्रम दंग रह जाता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वो अपने हाथों को नीचे करता है। वो तो बस फना को टच कर रहा था क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रही थी। लेकिन उसकी मोटू उससे ऐसे क्यों डर रही है?
फना का ऐसे पैनिक करना विक्रम को बहुत अंदर से गुस्सा दिला रहा था। फना धीरे से अपने हाथों को नीचे करती है और फिर आंखें खोलकर विक्रम को देखती है। विक्रम वहां से अंदर चला गया था। फना वहीं पर खड़ी हुई थी। फना सर घुमाकर समुद्र की तरफ देखती है। उसकी आंखें नम हो गई थी। वहीं विक्रम गुस्से से टेबल को जोर से पटक देता है और जोर से चिल्लाता है, मोटू, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो, लेकिन तुम पर हाथ उठाना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा ऐसे रिएक्शन देना, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे लिए एक सदमा हूँ? तुम्हारे लिए मैं ट्रॉमा बन चुका हूँ। विक्रम का ये सोचकर खून खौल रहा था। वही विक्रम गुस्से में टेबल पर जोर से पंच मारता है और खुद के बालों को पीछे करते हुए गहरी सांस लेता है। कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। मोटू तुम्हारी है ना, तो तुम्हें उसे समझना होगा। वो अभी बीमार है, उसका मिसकैरेज हुआ है, वो अपने वीक पॉइंट पर है और तुम अपना आपा नहीं खो सकते क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। विक्रम की अंतरात्मा उससे बात करती है। मोटू, 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 वाकई में तुम्हारी वजह से कितना कंट्रोल करना पड़ता है। विक्रम भारद्वाज विक्रम खुद को मिरर में देखता है। तुम्हें तो अच्छा लगता है ना, जब लोगों के दिल में तुम्हारे लिए डर होता है, जब वो तुम्हारे नाम से ही कांप जाते हैं। लेकिन फिर अपनी मोटू की आंखों में ये खौफ देखकर तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? तुम यही तो चाहते थे कि वो तुमसे इतना डरे कि तुम्हारे बिना वो मर जाए। तुम उसके लिए एक सदमा बन चुके हो, वो सदमा जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। यही तो चाहते थे कि वो तुमसे बेइंतहा नफरत करे, क्योंकि मोहब्बत तो मर जाती है, लेकिन नफरत मरते दम तक जिंदा रहती है। फिर आज तुम क्यों नहीं देख सकते उसकी आंखों में वो खौफ जो तुमने बनाया था? तुम्हारी मोटू है ना वो। अच्छा ही होगा कि वो तुमसे डरती है। तुमसे दूर जाने के बारे में सोचकर भी उसकी रूह कांप जाएगी। विक्रम गुस्से से खींचकर मिरर पर मारता है। उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। फना खड़ी थी। एलियन वहां आ जाती हो और वो फना से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम इतने दिनों से दिखी नहीं। फना, हमें तो लगा कि चली गई। फना एलियन की आवाज सुनती है तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप? हाँ, मैं। आपकी दोस्त कहाँ पर है? फना ने एलियन को देखते हुए सवाल किया। वो दोनों अंदर गेम खेल रहे हैं, एलियन ने नोटी अंदाज में कहा। फना ने एलियन के एक्शंस को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगती कि वो किस गेम की बात कर रही है। फना ने हंसते हुए कहा, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपने उन्हें ज्वाइन नहीं किया। नोट 8 ओनल डार्लिंग, मुझे नहीं पसंद ये सब। मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए लॉयल हूँ, लेकिन लगता है कि तुम सही थी। वो मुझे धोखा दे रहा है। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? फना ने एलियन से कहा। क्योंकि वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है, न उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया है। उसने सीन तक नहीं किया है और वो ऐसा कभी नहीं करता है। मुझे लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है और मुझे अब समझ जाना चाहिए कि मेरा कट चुका है। एलियन के शब्दों को सुनकर फना ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो मैरिड मैन है और हमेशा मैरिड मैन अपनी बीवी को ही चूज करता है। तुम सही थी फना, एलियन ये बोलते हुए इमोशनल हो जाती है। उस आदमी से मैं सच्चा प्यार करती थी, उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है और अब वो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, सब कुछ टेम्परेरी है। आज जो है हमारे पास, कल वो नहीं रहेगा। फना ने हंसते हुए कहा, आपके पास कटने वाला कुछ भी नहीं है। एलियन ने फना को देखते हुए कहा, सही कहा तुमने, मेरे पास कटने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन फील तो ऐसा ही हो रहा है। एलियन का रोने जैसा मुंह देखकर फना बोली, आप फिक्र मत करिए, आप उससे बेटर डिजर्व करती हैं, आपको अच्छा मिल जाएगा। तुम्हें दिलासा देना भी नहीं आता है फना, रहने दो तुमसे न हो पाएगा। एलियन के शब्दों को सुनकर फना का मुंह बन जाता है। मेरी छोड़ो तुम, ये बताओ, तुम थी कहाँ पर? दिखाई नहीं दी हमें इतने दिनों से? तुम बीमार लग रही हो और व्हीलचेयर, चोट लगी है क्या तुम्हें? फना ने एलियन को देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पेट में दर्द हो रहा था, तो सर ने मुझे जबरदस्ती व्हीलचेयर पर बैठा दिया है, ये कहकर कि मुझे रेस्ट की जरूरत है क्योंकि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं। ये सुनकर एलियन हंसने लगती है। पीरियड्स के लिए तुम्हें व्हीलचेयर की जरूरत पड़ रही है?
कैरिंग केयरिंग बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, लेकिन ये ज्यादा ही नहीं हो गया? मुझे लगता है उन्हें प्यार जताना नहीं आता है। फना थोड़ा धीमे से बोलती है। उनकी लव लैंग्वेज ऐसी है, वो बहुत जिद्दी है। उन्हें सिर्फ अपनी करनी होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके हिसाब से चलना चाहिए। ओथेरवाइज, अगर कुछ भी उनके हिसाब से नहीं चलती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। उनका नेचर कंट्रोलिंग है। एलियन ने फना को देखते हुए कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बेड पर डोमिनेट करता है, ये तो चलता है, लेकिन अगर वो तुम्हें रियल लाइफ में डोमिनेट कर रहा है तो तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत है। फना ने एलियन से सवाल किया, आप मुझे बता सकती हैं कि आदमियों को समझने की कौन सी लैंग्वेज होती है, क्योंकि मैं हमेशा सर के चेहरे पर गुस्सा ही देखती हूँ। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ क्यों जाते हैं? मैं इस तरफ रिसर्च कर रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि आप मुझसे बड़ी हो और आपको एक्सपीरियंस भी है, तो आप मुझे बेहतर समझा सकती है। तो तुम मुझसे टिप लेना चाहती हो, क्यों? तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को समझना है या फिर उसे इम्प्रेस करना चाहती हो तुम? लेकिन अगर उसने इम्प्रेस नहीं किया तो तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बने? प्लीज, आप मुझे बताइए ना, जो मैंने आपसे पूछा है। आप मुझसे सवाल कर रही है। मैं बस जानना चाहती हूँ कि आखिर कैसे समझा जाए किसी को जब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो। उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि गुस्सा करना किस पर है। वो कुछ पल पहले तुम्हें बहुत प्यार करेगा, एकदम बच्चों की तरह तुम्हें ट्रीट करेगा। तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम प्रिंसेस हो और उसकी लाडली हो। लेकिन दूसरे ही पल उसे इतना गुस्सा आता है कि वो तुम्हें मारने लगता है, तुम्हें डांटने लगता है, तुम्हें धमकी देने लगता है, जाता है और तुम्हें औकात दिखाने लग जाता है। आखिर कैसे एक इंसान की दो पर्सनैलिटीज हो सकती हैं? एलियन ने फना को देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मारता भी है? फना अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं जानना चाहती हूँ। यहाँ पर बात मेरे बॉयफ्रेंड की नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है। प्लीज, आप मुझे बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं कहाँ पर गलत कर रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड की है तो वो खुद से नफरत करता है, क्योंकि जो इंसान खुद से मोहब्बत नहीं करता उसे दुनिया भी अच्छी नहीं लगती है। वो नहीं जानता कि आखिर वो है कौन, या फिर उसने कभी खुद के अंदर झांक कर देखा ही नहीं है। हम इसका दूसरा पहलू भी देख सकते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई ट्रॉमा हो जिससे वो गुजर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें उससे बैठकर बात करनी चाहिए। तुम उससे दोस्ती कर सकती हो। जब हम एक दोस्त बन जाते हैं ना, तो हम इंसान को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि गर्लफ्रेंड से बेहतर दो दोस्त होती है। क्योंकि दोस्त से फीलिंग शेयर करने में शर्म नहीं आती। लेकिन गर्लफ्रेंड से अगर मोहब्बत हो गई है ना, तो गर्लफ्रेंड आदमी को उस नजर से ही देखती है जिस तरीके से वो देखना चाहती है। वो समझने की कोशिश नहीं करती है उसे। एंड आई एम ग्लैड कि तुम समझने की कोशिश कर रही हो। छोटी हो, लेकिन दिमाग तो है तुम्हारे पास। फना एलियन के साथ डिस्कस कर रही थी कि उसे आदमियों को कैसे समझाना चाहिए। एलियन ने कहा, फना, अगर किसी की ऐसी दो कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटीज होती है जो व्यक्ति पर बाहर आ जाती है, कभी उसका सॉफ्ट कॉर्नर, इसके पीछे यही वजह हो सकती है कि उस आदमी को कोई समझने वाला नहीं है। वो अंदर से बहुत अकेला है, या फिर वो कभी ऐसे लोगों के बीच में रहा ही नहीं है कि जहां पर उसे इमोशनल सपोर्ट मिले। इमोशंस क्या होते हैं उसे नहीं मालूम। तुम्हें पता है, मैं भी एक ऐसे शख्स से मिली थी। 5 साल पहले हम बस यूं ही टकरा गए थे, और तुम्हें पता है, उस शख्स को यही नहीं मालूम था कि हंसते कैसे हैं। जब मैं उससे बातें कर रही थी तो मैं बहुत खो गई थी। मुझे चीज समझ नहीं आई कि मैं इतना वक्त साथ उस आदमी के साथ कैसे हैंडल करूंगी। और यूव हार्ट, वो मेरा क्लाइंट था जिसे मुझे मैनेज करना था। वो न्यूयॉर्क से आया था और मुझे उसे पूरा शहर में उसे घुमाना था। और जब मैं उसके साथ रह रही थी तब मैं उसे थोड़ा थोड़ा समझने लगी। उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम लड़कियों से बात कैसे करनी चाहिए। हर वक्त गुस्सा करना। वो मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा करता था कि कभी-कभी मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी और मेरा दिल करता था कि मैं काम छोड़ दूं। लेकिन जब मैं उसके साथ वक्त गुजरने लगी
मैंने उसे समझने की कोशिश की। एंड फाइनली मुझे समझ में आया कि उस आदमी को चाहिए क्या। उसके पास एक दोस्त भी नहीं था फीलिंग शेयर करने के लिए। वो अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। मैंने उससे दोस्ती की और उसे ये चीज सिखाई कि हमें इमोशंस कैसे शो करने होते हैं। और लिटरेरी तुम्हें पता है, जब वो फर्स्ट टाइम आता था तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसे ऐसे जोक्स मारे थे मैंने और ऐसी कंडीशंस आ गई थी, लेकिन वो कभी नहीं हंसता था। और तुम्हें पता है, जब वो वापस जा रहा था ना यहाँ से, देन उसने मुझे हक किया था और वो रो रहा था। लिटरली उस आदमी की आंखों में मैंने उस दिन आंसू देखे थे। उसने मुझे थोड़े दिनों की खुशी के लिए थैंक यू भी बोला था। और तुम्हें पता है, हम दोनों ने ना वन नाइट स्टैंड भी मिस्टेकली कर लिया था, बिकॉज हम ड्रिंक। फना को हंसी आ जाती है। तुम हंस क्यों रही हो फना? मैं तुमसे सीरियस टॉक कर रही हूँ। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप उसके साथ भी कर चुकी हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कितना गलत है? फना, ये गलत कैसे हुआ? उस वक्त मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था यार, और वैसे भी मैं रिलेशनशिप में बहुत दिनों बाद आई थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। उस आदमी की शादी में, कोई ऐसा ही रिलेशनशिप में, उसके बारे में अब सोच रही हूँ और उसे मिस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हें समझना चाहिए। उसे थोड़ा वक्त दो। इतना प्यार करता है। मुझे उसकी आंखों में आग दिखाई देती है, एक अलग सा जुनून। वो तुम्हें अपनी स्पार्क आईज से देखता है। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत हॉट है। तुम बहुत लकी हो फना। वो तुम्हें अपनी एक हाथ से होल्ड कर लेता है फना, और तुम्हें पता है तुम कितनी मोटी हो। फना की आंखें छोटी हो जाती है। इस पर एलियन ने हंसते हुए कहा, मैं क्यूट वे में बोल रही हूँ। तुम क्यूट भी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन काबिले तारीफ की बात है, तुम्हारा वेट 60+ होगा और वो तुम्हें एक हाथ से होल्ड कर लेता है। उसके स्ट्रांग मसल्स लाजवाब है, मेरी एक पल के लिए भी उस नजर नहीं हटती थी। फना ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं 60+ नहीं हूँ। आपने ये बिल्कुल सही कहा सर, बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है, अगर वो हल्का सा भी फोर्स यूज करते हैं ना, तो बहुत पेन होता है। ऐसा लगता है कि मर ही जाऊंगी। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के एप्स और उसके नेकलाइन भी बहुत ज्यादा ही सेक्सी है। और तो और उसके आइटम एप्पल फना, ही इज स्मोकिंग किलर आईज। नॉट बैड। आई एम फीलिंग लिटिल जेलस। फना इस पर बोली, आप मुझे मोटू बोल रहे हो। आपको पता भी है, मेरा वेट इतना ज्यादा नहीं है। तुम्हारी पफी चिक्स और बड़ी बड़ी आंखें तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाती हैं। अगर मैं एक लड़का होती तो सच में तुम्हारा सोचना क्या, बहुत कुछ करती भी तुम्हारे साथ, और तुम 60+ हो। मैं तुम्हें देखकर ही बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा वेट 52 है और तुम मुझसे काफी फैट हो। ये सुनकर फना का मुंह बन जाता है। एलियन ने हंसते हुए कहा, ऐसे बच्चों की तरह मुंह मत बनाओ। तुम्हें अपने वेट पर काम करना चाहिए, वरना हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तुम फैट हो, उसके बाद भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इतना मोहब्बत करता है। तुम वाकई में एक अच्छे आदमी के पास हो। अदरवाइज यहाँ पर लड़कों को 0 फिगर चाहिए होता है। अगर तुम थोड़ी भी मोटी हो जाती हो ना, तो वो तुम्हें चिढ़ाने लग जाते हैं और तुम्हें बुली भी करते हैं, जिससे बहुत बुरा फील होता है। फना ने एलियन को देखते हुए कहा, सर भी मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, बार बार मेरे पेट को छू कर बोलते रहते हैं कि चर्बी लटक रही है। ये सुनने के बाद तो एलियन अपनी हंसी रोक नहीं पाती और वो फूट फूट कर हंसती है। फना की आंखें छोटी हो जाती है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो क्यूट भी है। शक्ल से तो ऐसा लगता है कि जैसे लोगों की जान ही ले लेता होगा। लगता है तुम उसका पहला और आखिरी मोहब्बत प्यार हो। सुना है कि मर्द अपनी पसंदीदा औरत के साथ ही इमैच्योर हो जाता है। फना और एलियन अभी बात ही कर रहे थे कि वहां पर विक्रम आ जाता है। वो अपनी बेबी डॉल को गुस्से से देखता है, जो एलियन के साथ हंस रही थी, लेकिन उसके साथ तो ऐसा बिहेव करती है जैसे मौत आ रही हो इस लड़की को। मोटू! फना जैसे ही विक्रम को देखती है, उसकी हंसी एकदम से बंद हो जाती है, जो विक्रम भी नोटिस कर लेता है। को देखती है तो फना को वहां से बाएं कर चली जाती है। हालांकि अभी उसका मन नहीं भरा था फना से बातें करने का। विक्रम फना के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोला, मोटू, किस बात में इतना खुश हो रही थी तुम? कोई बात नहीं ऐसी।
फना विक्रम को इनकार कर देती है और सिर नीचे झुकाकर वापस से समुद्र की गहराइयों को अपनी आंखों में समाने लगती है। उसी वक्त विक्रम फना की तरफ बैठते हुए बोला, बेबी डॉल, मेरा मोटू, क्या हुआ है तुम्हें अचानक से? शांत क्यों हो गई? अभी तो बहुत खुश थी। मायाशा कमरे में आ गई थी विदाउट परमिशन, इसलिए तुम गुस्सा हो। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो फिर मैं उसे आने से मना कर दूंगा। वो बस मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है और मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की। मैं समझती हूँ, मुझे मायाशा के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आपको दोस्त की जरूरत है और मायाशा आपकी अच्छी दोस्त बन सकती है। विक्रम को लगता है कि फना उसे टोंट मार रही है, इसलिए वो अपनी बेबी डॉल के हाथ को पकड़ते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये दोस्त क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है मोटू। नहीं सर, आपको दोस्त की जरूरत है। आपको पता है, आपको ना फीलिंग्स शेयर करना नहीं आता है। मोटू, ये फीलिंग्स क्या होती है और इन्हें क्यों करना है? कैसी बहकी बहकी बातें करती हो तुम? फना विक्रम के चेहरे को हैरानी से देखती है और फिर वो कुछ देर तक उसे घूरती है और फिर बोली, सर, फीलिंग्स वो होती है जो हम अंदर से महसूस करते हैं। हमें जब भावनाओं का एहसास होता है, उन्हें फीलिंग्स बोला जाता है। हमारे इमोशंस भी फीलिंग्स होते हैं और हमारी आंखें भी बहुत कुछ बोलती है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ सर, आपको दोस्त की जरूरत है जिससे आप थोड़े से आदमी बन जाओगे। व्हाट डू यू मीन बेबी डॉल, कि मैं आदमी बन जाऊंगा? क्या मैं तुम्हें जानवर नजर आता हूँ? विक्रम गुस्से से बोलता है। फना डर से कांप जाती है और ये चीज विक्रम नोटिस कर लेता है। फिर वो खुद को शांत करते हुए बोला, बेबी डॉल, मोटू, ये क्या बोल रही हो तुम, बच्चा? सर, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। मैं बस चाहती हूँ कि आप इमोशंस को फील करें। आपको फील ही नहीं होता है कि सामने वाले को कैसा लग रहा होगा। आप उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला हर्ट हो रहा है या उसे बुरा लग रहा है या उसकी भी कुछ फीलिंग है जो आप उसे तोड़ रहे हो। बेबी डॉल, तुम्हें बोल क्यों चाहती हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोला। वो कुछ समझना ही नहीं चाहता था कि आखिर फना का मीनिंग क्या है। बेबी डॉल, तुम क्या बोल रही हो? मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी है। तुम हो ना मेरे पास, मेरा मोटू इतना समझदार हो रहा है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ तुम, वरना सर दुखने लगेगा तुम्हारा। सर, जो मैं बोल रही हूँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप बस हमेशा अपनी चलाते हो। कभी तो मेरी सुन लिया कीजिए, मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। फना गुस्सा हो जाती है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। जाइए यहाँ से, अभी मुझे कुछ देर अकेला रहना है। आप आकर हमेशा मेरा मूड खराब कर देते हो। तभी विक्रम फना का चेहरा थामते हुए बोला, मोटू, ठीक है, तुम बोल रही हो और मैं सुन रहा हूँ। बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? सर, आप किसी के साथ दोस्ती कर लीजिए। आपको नहीं पता है कि कैसे फीमेल के साथ बातें की जाती है और उन्हें ट्रीट किया जाता है। आप जिस तरीके से गुस्सा करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई चाहिए जो आपके शब्दों को सुन सके। तो बेबी डॉल, तुम मेरी दोस्त बन जाओ, मोटू। इस वक्त फना चौंक जाती है और विक्रम को देखते हुए चौंक जाती है। लेकिन सर, मेरी तो हैसियत नहीं है ना आपकी दोस्त बनने की। आपने कहा था कि मैं तो आपके बिस्तर तक ही हूँ। इस पर विक्रम अपने होंठ भींच लेता है और फना के हाथ को कस कर पकड़ते हुए फना के चेहरे को चूम लेता है। मोटू, वो मैंने गुस्से में बोल दिया होगा। तुम मेरी दोस्त बन जाओ, तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी। फना मुंह बनाते हुए बोली। लेकिन सर, मेरी हैसियत नहीं है। आपका स्टैंडर्ड देखो। आप मुझसे वो बातें नहीं कर पाओगे। आपको मायशा से दोस्ती करनी चाहिए और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फना बुदबुदाते हुए बोलती है। बेबी डॉल, तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि मैंने उसे अंदर आने दिया? आज मैंने उसे वार्निंग दे दिया, वो कभी भी हमारे कमरे में विदाउट परमिशन इंटर नहीं होगी। तुम फिक्र मत करो और बार बार मुझे ताना देना बंद कर दो। विक्रम गुस्से से बोलता है। विक्रम की डांस सुनकर फना चुप हो जाती है। सर, आप समझ नहीं रहे हो मैं कहना क्या चाहती हूँ। जस्ट शट अप। इतनी बड़ी नहीं हो गई हो तुम कि तुम मुझे सलाह दोगी। बच्ची हो तुम, तुम्हारे ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है मुझे।
विक्रम फना को लेकर रिसोर्ट के अंदर आ जाता है और उसके बाद उसे कमरे में ले जाता है। फना बेड पर लेटी हुई थी और विक्रम उसके लिए कुछ लेने किचन में चला जाता है। फना को निशु की याद आ रही थी। निशु तो उसका फोन भी नहीं उठा रही है। कहाँ है ये लड़की? विक्रम जब वापस आता है तो उसके हाथ में सूप था। फना धीरे से उठकर बैठ जाती है। विक्रम उसे सूप पिलाने लगता है। उसके बाद विक्रम उसे मेडिसिन देता है और फिर आराम से सो जाती है। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और धीरे धीरे कर फना रिकवर कर रही थी। इन दिनों में विक्रम उसका बहुत ध्यान रख रहा था। वो सिर्फ 2 बार उसे छोड़कर अकेला गया था और 2 घंटे बाद ही वापस आ गया था। फना एलियन के साथ भी वक्त गुजार रही थी। एलियन से उसे बहुत सीखने को भी मिल रहा था। एलियन कैरेक्टर की कैसी भी हो, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। वो बस ओपन माइंडेड है। शायद ऐसे ही माहौल में रहकर वो बड़ी हुई है। एलियन को फना बहुत पसंद थी क्योंकि फना उससे छोटी भी थी और फना के साथ वक्त बिताकर उसे अच्छा भी लगता था। एलियन अभी तक रिसोर्ट के अंदर नहीं आई थी। फना और एलियन दोनों बाहर ही बात करते थे। विक्रम और फना को यहाँ पर आए काफी लंबा वक्त हो गया था। फना समुद्र के पास एक चेयर पर बैठी हुई थी और उस रेस्टिंग चेयर को वो ठीक करते हुए अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाती है। कई दिनों से उसने पढ़ाई नहीं की थी, जिस वजह से उसे अपनी टीचर का कॉल आया था और वीडियो कॉल पर उन लोगों ने बात भी की थी, जिससे फना ने ऑनलाइन ही क्लास ज्वाइन की और उन लोगों ने फना को बहुत सारा होमवर्क दिया था, जिसे फना करते हुए बिजी हो गई थी। एलियन वहां पर आती है और वो भी फना की मदद करने लग जाती है। वो उसे समझाती है कि कैसे करना है, जिससे फना को काफी हेल्प मिलती है। एलियन उसकी जिंदगी में बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही थी। वो फना को हमेशा राइट गाइड करती थी और रोज वो वक्त बताने के लिए एक साथ आ जाते थे, शाम के वक्त पर। विक्रम को भी इसकी खबर थी। वो बस अपनी मोटू को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, क्योंकि इन दिनों वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मिसकैरेज की वजह वो नहीं जानती थी, पर विक्रम उसका पूरा ध्यान रख रहा था। इधर दूसरी तरफ एक आदमी फना की तस्वीर को देखते हुए बोला, जल्दी ही तुम हमारे पास होगी। सबको तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। हमें यकीन नहीं होता कि हमने तुम्हें ढूंढ निकाला है, लेकिन तुम उस आदमी तक पहुंची कैसे? विक्रम भारद्वाज के चंगुल से उसे निकालना इतना आसान नहीं है। वो आदमी उसे पर अपनी बाज की तरह निगाहें रखता है और उसे कहीं भी नहीं जाने देता है। हम उसे लेकर आपके पास आने ही वाले थे, लेकिन वहां जाने कैसे वो विक्रम भारद्वाज पहुंच गया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या विक्रम भारद्वाज उसे अपने पास रख रहा है, सिर्फ यूज के लिए, या फिर वजह कोई और है? यही तो पता करना है कि आखिर विक्रम भारद्वाज उस तक पहुंचा कैसे। क्या किसी ने विक्रम भारद्वाज को कॉन्ट्रैक्ट दिया? बात कुछ और है। मैंने विक्रम भारद्वाज की आंखों में उसके लिए तड़प देखी है, और जितना हम इसे समझ रहे हैं, मामला उससे काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अगर हमने वक्त रहते उसे रोका नहीं, तो अब वो हमारे पास भी नहीं आएगी। सच जानने के बाद भी विक्रम वापस लौट आया था। वही फना को जब वो देखता है पढ़ते हुए, तो विक्रम के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। उसकी मोटू को कब से स्टडी में इंटरेस्ट आने लगा। जहां तक उसे पता है कि फना स्टडी को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं रहती। उसे तो बुक से फोबिया हो जाता है। विक्रम ने फना का स्टडी रूम देखा था। पूरे रूम में बुक्स को इधर उधर फेंक कर रखती थी और वो ऐसे पढ़ती थी जैसे कल ही उसका एग्जाम है। फना वहीं पर बैठे बैठे सो जाती थी। फिर विक्रम को सब कुछ एडजस्ट कर ठीक से रखना पड़ता था। विक्रम देखता है कि उसकी मोटू एलियन से बात कर रही है। एलियन जैसे ही विक्रम को देखती है, वो वापस वहां से चली जाती है। फना को ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि एलियन विक्रम से इतना डरती क्यों है। हालांकि विक्रम से तो उसे भी डर लगता है, और अच्छा ही हुआ कि एलियन चली गई। विक्रम उसे डांट भी सकता है और एलियन से उसकी बातें भी बंद करवा सकता है। इनका कोई भरोसा नहीं है। विक्रम अपनी मोटू के पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, कैसा महसूस कर रही हो तुम? तुमने खाना खाया? फना ने अपना सर हाँ में हिला दिया और विक्रम भी वहीं पर बैठ जाता है। फना विक्रम को देखते हुए बोली, आपका काम कैसा रहा सर?
मोटू, तुमने अपनी मेडिसिन टाइम पर ली? सर, मैंने मेडिसिन ले लिया। आप कितना सवाल पूछते हो? मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। अब तो मुझे पीरियड्स भी नहीं है। फिर भी आप मेरी ऐसे फिक्र कर रहे हैं जैसे कि मुझे कुछ हो गया है। विक्रम अपनी मोटू को अपने पास खींच लेता है और उसके गालों को बाइट कर लेता है। आह! सर! फना गुस्से से विक्रम को देखती है तो विक्रम फना की गाल खींचता है, जिससे फना विक्रम से चिढ़ जाती है। मोटू, तुम आज स्टडी कैसे कर सकती हो? सर, आप ये कैसी बातें बोल रहे हैं? मुझे स्टडी करना पसंद है। आपको पता भी है, टीचर से आपने मेरी कितनी वॉट लगवा रखी है। वीडियो कॉल पर मुझसे बातें करती है और मुझे बोलते हैं कि वो मेरा टेस्ट लेंगे। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। विक्रम बस मुस्कुरा देता है तो फना और ज्यादा चिढ़ जाती है। ये सब कुछ आपकी वजह से होता है। उसके बाद आप ऐसे बोलते हो जैसे सब कुछ मैं ही करती हूँ। फना का बिल्ली जैसा चेहरा देखकर विक्रम बोला, तुम्हारे तो कान लाल हो चुके हैं मोटू। विक्रम फना की चर्बी को छूते हुए बोला, तो वाकई में तुमने खाना खा लिया है। सर, मैं मोटू नहीं हूँ। फना चिढ़ते हुए दांत पीसने लगती है। इस पर विक्रम फना को चिढ़ाने लगता है, तो फिर ये चर्बी किसकी है? सर, वो तो मैंने खाना खाया है, इस वजह से लटक गई है। तुम्हारा ये डबल चिन आ रहा है, इसका क्या?